महाराष्ट्र में एक बार नाना पटोले साहब आए थे कुछ टाइम, मैंने उनसे सवाल किया था कि खासदार साहब ने कई बार ऑफर दिया है कि हम वहाँ विकास चलने को तैयार है, आप हम पे आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा था कि ओरल बोलने से काम चलने वाला नहीं, मिलना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, थोड़ा लिखित देना चाहिए, ऐसा उनका मेरे चैनल पे मौजूद है। क्या कहेंगे? नाना पटोले को ये बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली की लोकसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सांसद है और तुम्हारी पार्टी के 0 सांसद है, एक भी सांसद नहीं है। एक था, उसकी भी मौत हो गई, हमारा दोस्त ही था, तो अभी 0 पे है। तो इतना ज़्यादा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है नाना पटोले साहब को। आपके अगर 5-25 रहते और तो इस तरह की अगर बात करते तो मैं भी समझ सकता था उसको, लेकिन आपकी पार्टी के खुद के पैर खबर में लटके हुए हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने आपके ये करना है करके। मैं आपको इस वजह से ये दिया था कि जो बार बार आप जो कहते हैं कि मजलिस इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है करके, कांग्रेस जब शिवसेना के साथ चले जाती है, नाना पटोले साहब से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या आप में इतनी हिम्मत है क्या कि उद्धव ठाकरे से ये सवाल करें कि तुमने विधानसभा के अंदर जब खड़े रहकर ये बोला था कि बाबरी मस्जिद तो हमने शहीद किया है, तब शायद नाना पटोले साहब तालियां बजा रहे थे विधानसभा के अंदर बैठ के। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, इलेक्शन आ रहे हैं, अब सबको समझ में आ गया है कि सुबह कौन कहाँ पे रहता है, फिर दोपहर में कहाँ रहता है और रात में सोने से पहले कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। अब ये हालत हो गई है राजनीति की। हम जहाँ पे थे वहाँ पर डट के खड़े हैं, कोई आए या ना आए, पूरे डट के है तो आगे लड़ा जाएगा। सर, आने वाले वक्त के एनडीए के अंदर आपकी मौजूदगी रहेगी, एमआईएम की रहेगी ना उसको। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। महाराष्ट्र से उनके कितने एमपी है मैं बताया आपको? 0। एमआईएम अभी आई थी, एक ही इलेक्शन लड़ी है, वहाँ पे कितने एमपी है? कम से कम एक एमपी तो गया है ना महाराष्ट्र से उसमें। तो हमारा तो पहला इलेक्शन था उसमें, आगे देखिएगा क्या होता है कैसा। लेकिन हमारी ईमानदारी से ये कोशिश है कि अगर सभी राजनीतिक पार्टी एक साथ मिलकर अगर आए तो मेरे हिसाब से आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी को हराना ये हमारी सबकी अहम जिम्मेदारी है। क्योंकि 2024 के अंदर खुदा न करे अगर ये दोबारा उस कुर्सी के ऊपर विराजमान हो गए तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह की गंदगी वो फैलाने वाले हैं इस देश के अंदर। ऑलरेडी वो जितना गंद कर सकते हैं देश के अंदर वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराए। उसके लिए 2 कदम हम पीछे हटने तैयार है, 2 कदम आप पीछे हटने के लिए तैयार हो जाइएगा उसमें। लेकिन अहंकार की अगर बात करेंगे कि तुम आओ और मेरे पेट में मुंडी डालो करके उसमें, तो ना ये इम्तियाज़ अली ने सीखा है, ना असद अवैसी साहब ने मुझको ये सिखाया है। सर, आखिरी सवाल ये है कि शिवसेना एक फिरका परस्त चेहरा मानी जाती थी, वो इंडिया गठबंधन में आने के बाद सेकुलर बन जाती है और एमआईएम को जो है तो इतना फिरका परस्त करार दिया जाता है। पता नहीं आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? हमने हमेशा से ये कहा है कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं इनको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन हक बोलने वाला, लड़ने वाला, सच के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उनके साथ बैठना ये उनको गवारा नहीं करता है। उनके जहनों में ये है कि मुसलमान क्या है साहब, हमारे लिए कुर्सियाँ उठाने वाले, हमारे लिए शतरंजियाँ बिछाने वाली वो जमात है इसमें। आज हम उनको हमारे बाजू कैसे लाकर बिठाएंगे करके, और वो भी असदुद्दीन अवैसी को, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर बोलता है। तो ये जितनी भी सो कॉल्ड सेक्युलर जमातें हैं, अपने आप को सेक्युलर कहने वाली, वो शिवसेना के साथ चले गई तो वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। लेकिन एमआईएम नहीं चलती है, मतलब उनके वोट चलते हैं लेकिन उनकी लीडर ही नहीं चलती उनको। सर, जाते आज जैसे पर इलेक्शन हुआ था, एक बड़ा अच्छा नया मौका आया था, टूट फूट की राजनीति में आप एमपी बने थे, एक कड़वा सच है। एक बार फिर माहौल साझा बन के आ रहा, आपको लगता है कि किस्मत की दिव्य एकता पर मेहरबान होगी आप पे? देखिए, अगर नीयत साफ है अल्लाह रास्ते बनाता है।